एक स्टूडेंट जो रोज स्कूल जाता है, बुक्स खोलता है, हर रोज वो पढ़ाई करता है और जब एग्जाम का टाइम आता है तो उसका एक ही टारगेट होता है, अच्छे मार्क्स आना। पर क्या सिर्फ मार्क्स लाने से एक स्टूडेंट का फ्यूचर अच्छा हो सकता है? ये तो एक साइड हो गई। दूसरी साइड हर स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल भी उठता है, ये सब पढ़ के क्या होगा? क्या ये एजुकेशन उसका सपना पूरा करेगा या फिर ये बस इस सिस्टम का एक हिस्सा है जिसके चोचले बहुत सारे हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, एक ऐसे सिस्टम जो कभी दुनिया की शान थी और आज सवालों की घेरे में है। क्या ये सिस्टम हमारे युवाओं के लिए काफी है या कुछ बदलने की जरूरत अभी भी है? नमस्कार दोस्तों, भारत में 46% बच्चे जो क्लास 5 में हैं, बेसिक रीडिंग और बेसिक मैथ मतलब जोड़ना घटाना जैसे कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते। आधे से ज्यादा बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उस शिक्षा का असली फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये कैसा सिस्टम है और ये आज तक ऐसा क्यों है? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमेशा से दुनिया भर में एक मिसाल रहा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए एक मैग्नेट थे। लोग यहाँ आते थे फिलॉसफी, साइंस और धर्म का ज्ञान लेने। पर फिर आया कॉलोनियल काल, अंग्रेजों ने अपना सिस्टम थोपा, मैकाले का मॉडल। देखा जाए तो मैकाले का एजुकेशन मॉडल एक साजिश थी जिसका मकसद था ऐसे लोगों की फौज तैयार करना जो अंग्रेजी में लिखना बोलना सीख जाएं, लेकिन अपने देश के लिए सोचना ही भूल जाएं। उनका काम हो सिर्फ हुकूमत की सेवा करना, ना कि सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना। ये सिस्टम थिंकर्स नहीं क्लर्क बनाता था, जो कभी नए आइडियाज ना लाए, बस जो कहा जाए वही करते रहे। तो एक सवाल हमारे मन में ये आता है, क्या हम आज भी उसी कॉलोनियल काल में हैं? साल 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब हमारी लिटरेसी रेट थी सिर्फ 12%। सोचो 88% लोग अनपढ़ थे। उस वक्त से लेकर आज तक हमने काफी तरक्की की है। 2021 के NSSO डाटा के हिसाब से देखा जाए तो आज लिटरेसी रेट 77.7% है। पर ये नंबर पूरी कहानी नहीं बताता। क्या सिर्फ पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा है? कांग्रेस की लीडरशिप में शिक्षा को प्रायोरिटी दिया गया। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में बोला गया कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। पर ये टारगेट पूरा होने में देरी लगी। 1960 में कोठारी कमीशन ने कहा कि GDP का 6% शिक्षा पे खर्चा होना चाहिए, लेकिन NEP 2020 के 6% टारगेट के हिसाब से ये आज भी काफी पीछे है। आखिर ये कमी क्यों? क्या हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये एक पॉलिटिकल टूल भी बन गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को शेप देती है। कांग्रेस के जमाने में 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, जिसमें फोकस था सार्वजनिक शिक्षा पे। पर क्या ये काफी था? जब बीजेपी आई 2002 में सर्व शिक्षा अभियान को पुश किया गया और 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। NEP के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले सवाल ये आता है कि क्या ये पॉलिसीज असलियत में ग्राउंड पे उतर पाई हैं? कांग्रेस हो या बीजेपी, एक बात कॉमन है, शिक्षा का बजट 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का वादा था। पर ASER यानी कि मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 25% स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज यानी कि टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर अब भी नहीं है। जब नेता वोट के लिए रोड पर ब्रिज बनवा सकते हैं तो स्कूल्स में टॉयलेट्स क्यों नहीं? और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, रीजनल पार्टीज भी इसमें शामिल हैं। तमिलनाडु में DMK और AIADMK ने फ्री लैपटॉप और बुक्स बांटे। पर क्या ये असली शिक्षा के लेवल बढ़ा पाए? उत्तर प्रदेश में BSP और SP के टाइम में शिक्षा के नाम पे ज्यादा पॉलिटिक्स हुआ, काम कम हुआ, पॉलिटिक्स ही ज्यादा हुआ। क्या हमारा सिस्टम एजुकेशन में भी वोट बैंक के लिए काम कर रहा है या सच में बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर रहा है? चलो थोड़ी पॉजिटिविटी की बात करते हैं। 1947 से लेकर आज तक भारत ने शिक्षा में काफी ग्रोथ की है। 1951 में सिर्फ 43% बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते थे, आज ये नंबर 98% के करीब है। UDISC 2022 के डाटा के हिसाब से गर्ल्स एजुकेशन में भी रिवॉल्यूशन आया है। 1990 में 64% लड़कियां स्कूल जाती थी, आज 88% लड़कियां स्कूल जाती हैं। ये बड़ा बदलाव है, पर ये पूरी पिक्चर नहीं है। एनरोलमेंट तो बढ़ा, पर क्वालिटी कहाँ है? 2023 के एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक क्लास 8 के 27% बच्चे बेसिक अरिथमेटिक नहीं कर पाते। और यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी यही हाल है। तो सवाल ये है, क्या हम क्वांटिटी के पीछे क्वालिटी भूल गए? और ये कोचिंग कल्चर, कोटा के कोचिंग सेंटर्स में हर साल 2 लाख बच्चे JEE और नीट के लिए लड़ते हैं, पर सिर्फ 1% को टॉप इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं। बाकी बच्चों का क्या स्ट्रेस, डिप्रेशन और कभी कभी ट्रेजेडी। इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए हम आपको इंडिया से बाहर ले चलते हैं। दुनिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम से हम क्या सीख सकते हैं? फिनलैंड में टीचर्स को डॉक्टर जितनी रिस्पेक्ट मिलती है और करिकुलम फ्लेक्सिबल है। सिंगापुर में फोकस है स्टेम पे और प्रैक्टिकल स्किल्स पे। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। लेकिन ये सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाने तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ स्टेम का अप्रोच काफी होलिस्टिक है, यानी बच्चों को सिर्फ थ्योरी या फैक्ट्स याद नहीं करवाए जाते, बल्कि उन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सिखाया जाता है। उनका फोकस होता है कि स्टूडेंट्स सोचना सीखें, नए आइडियाज लाएं और फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए रेडी हो।
इनोवेशन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इनका गोल है। लेकिन यही दूसरी तरफ इंडिया में हम अब भी रोट लर्निंग के चक्कर में हैं। हमारा सोसाइटी बच्चों का माइंडसेट बनाता है कि जितनी अच्छी मार्क्स उतना अच्छा फ्यूचर। आईआईटी में अगर तुम पढ़ोगे तो नौकरी पक्की है। आईआईटी वाला लड़का अगर मिल जाए शादी का तो भैया सबकी तो बल्ले बल्ले। क्या सच में सिर्फ अच्छे मार्क्स से फ्यूचर अच्छा हो सकता है? आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक रियलिटी ये भी है कि पढ़े लिखे अच्छे फैमिली के लोग भी यही सोचते हैं कि अगर बंदा आईआईटी में पढ़ रहा है तो वो काफी अच्छा होगा, उसकी नौकरी एकदम करोड़ों की लग सकती है, बट आप सारे को नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी युवाओं के फ्यूचर की। भारत में 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र की है। ये डेमोग्राफिक डिवाइडेंट हमारी ताकत है, पर क्या हम इसका फायदा उठा रहे हैं? आईएलओ 2023 के डाटा के मुताबिक भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% है। मतलब हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार है और जो जॉब्स मिल रहे हैं उनमें से ज्यादातर लो स्किल वाले हैं। क्या ये वही फ्यूचर है जो हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं? एक तरफ तो हमारे युवा काफी स्ट्रगल कर रहे हैं हर फील्ड में और दूसरी तरफ भारत टेक और स्टार्टअप हब बन रहा है, पर ये ग्रोथ सिर्फ इलाइट इंस्टीट्यूट आईआईटी आईआईएम तक सीमित है। बाकी युवाओं के लिए क्या है? कोचिंग सेंटर, रोट लर्निंग और एक बेहतर जॉब का सपना या झांसा? क्या हमारा सिस्टम हर बच्चों को एक समान मौका देता है या सिर्फ उन्हीं को चांस मिलता है जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं? 2020 में बीजेपी गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई जिसमें बदलाव देखने को मिले। एनईपी कहती है रोट लर्निंग खत्म करो, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाओ और 2030 तक शिक्षा पे 6% जीडीपी खर्च होगा, ये दावा है। पर ये पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है? 2023 तक 60% से ज्यादा स्टेट एनईपी को फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। क्यों? बजट की कमी या पॉलिटिकल एजेंडा है? जब एक एग्जाम पेपर लीक होता है तो सिर्फ मार्कशीट नहीं, एक बच्चे का भरोसा टूटता है। क्या हम इस सिस्टम को जस्टिफाई कर सकते हैं? और ये स्कैम्स का दौर होगा कब खत्म? और इसका सॉल्यूशन क्या है? सब कुछ इतना निगेटिव नहीं, कई जगह बदलाव हो रहा है। एनजीओ जैसे प्रथम और टेक फॉर इंडिया रूरल एरिया में काम कर रहे हैं। एनईपी 2020 में वोकेशनल ट्रेनिंग और डिजिटल लर्निंग का जोर है, पर ये काफी नहीं है। हमें चाहिए टीचर्स को बेटर ट्रेनिंग, स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज और एक ऐसा क्यूरिकुलम जो 21वीं सदी के लिए तैयार करे। क्या हम ये कर सकते हैं? एक और जरूरी बात, पेरेंट्स और सोसाइटी का रोल। हम बच्चों पे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का प्रेशर डालते हैं, पर क्या हम उन्हें अपने पैशन फॉलो करने देते हैं? क्या हम उन्हें फेलियर से सीखने का मौका देते हैं? सोचो, अगर हमारा सिस्टम क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करे तो क्या हम अगला आइंस्टीन या कलाम पैदा कर सकते हैं? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक कहानी है, कभी शान की कभी स्ट्रगल की, पर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हमारे हाथ में है इसका अगला चैप्टर लिखना। हर बच्चे के सपने को हकीकत बनाने के लिए हमें एक साथ आना ही होगा, पेरेंट्स, टीचर, पॉलिसी मेकर्स और हम सबको। क्या हम ये जिम्मेदारी उठाएंगे? तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है और हम इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।